and Jain student, let's begin a very interesting and important chapter called as Not for Profit Organization. सर ये क्या नाम हुआ? NPO, Not for Profit. अरे भाई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके आसपास हैं और वो पैसा कमाने के लिए, हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं. नहीं यकीन हो रहा है? चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं. हाँ, रोटरी क्लब नाम सुना होगा? नहीं सुना है नाम? हाँ, ऐसे बहुत सारे लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. स्कूल्स हो गए बहुत सारे स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ट्रस्ट द्वारा गवर्न होते हैं. हाँ, बहुत सारे ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल्स जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सच में मानव सेवा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वो काम कर रहे हैं. वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो NPO हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो क्या डिफरेंस है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो कोई फाइनेंशियल नेचर का काम नहीं कर रहे हैं, कोई परचेज सेल नहीं कर रहे हैं, कोई इनकम रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं? जवाब है नहीं. उनमें भी कुछ ना कुछ पैसा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसा जा रहा होगा. तो नॉर्मल बिजनेसेस जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं वो कैश बुक बनाते हैं क्योंकि उन्हें कैश बैलेंस जानना होता है. कैश बुक हेल्प करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कैश को जानने में. हाँ, एनी ऑफ द मिसिंग टर्म को कैश या बैंक बैलेंस बता सकता है. तो कैश बुक ने तो अपना काम कर दिया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक नहीं बनाती हैं. उसके अगेंस्ट में क्या बनाती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ये NPOs को बनाना पड़ता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट भी रियल अकाउंट पे बेस्ड है. किस पे? रियल अकाउंट पे बेस्ड है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो हर तरह के रिसिप्ट्स, अब वो रेवेन्यू अर्थात रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट्स हो, जैसे इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, इसको भी रिकॉर्ड करता है. और कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हो, जैसे लैंड बेचा, सेल ऑफ लैंड पे पैसा आया, ठीक है, इक्विपमेंट सोल्ड किया, तो ऐसे रिसिप्ट्स को भी शो करता है. रिसिप्ट्स होने चाहिए वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो. सिमिलरली वो एक्सपेंडिचर भी, पेमेंट्स भी शो करता है. पेमेंट वो सारे पेमेंट्स जिसका आपने पैसा दिया, अब वो कैश में पैसा दिया, अब वो पेमेंट रेवेन्यू काम का है अर्थात रिकरिंग नेचर वाले काम का है, जैसे सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, वो भी रिकॉर्ड करेंगे. और कैपिटल नेचर के, जैसे आपने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिया, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे. तो ये है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि हेल्प करता है नोन करने में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या इवन बैंक बैलेंस. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बना रहा है? NPOs. अब आता है अगला टर्म, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. नॉर्मल बिजनेस आपने तो पढ़ा ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो ये बनाते हैं नेट प्रॉफिट जानने के लिए. बट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी पता करना होता है कि क्या उनके पास उनके सारे काम करने के रिजल्ट्स का आउटकम पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है. हाँ, सरप्लस है कि डेफिसिट है. तो उसके लिए उन लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. और ये क्या करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इस पर काम करना होता है. इसका मतलब है सारे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट में शो करना होगा और सारे लॉस इनकम्स एक्सपेंसेस के बाद सारे इनकम्स को आपको क्रेडिट साइड शो करना होगा. हाँ, थोड़ा करेक्शन कर दूं, क्रेडिट साइड में क्या शो करना है? सारी इनकम्स या गेन्स, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस. इस पे बेस्ड है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास इसमें वैल्यू जो बचेगी वो या तो सरप्लस के रूप में बचेगी. सरप्लस तब होगा जब आपके इनकम्स ज़्यादा होंगे, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होंगे, और या तो आपका डेफिसिट होगा. डेफिसिट आपका नेगेटिव बैलेंस है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है इनकम से. तो ये तो काम हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं. क्या बैलेंस शीट भी बनाती हैं? हाँ, बैलेंस शीट उसी नेचर में बनाती हैं जिस नेचर में बिजनेस फर्म्स बना रही हैं, प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स बना रही हैं.
तो और क्या होता है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लें, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ नए टर्म्स हैं जो इससे पहले कभी नहीं आ रहे थे। जब आप उन टर्म्स को समझेंगे, उनकी मीनिंग को समझेंगे, तभी आप यूज कर पाएंगे। ध्यान इन दोनों में यही देना था, रिसिप्ट पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड करता है, रिकरिंग बेसिस वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो डे टू डे चाहिए होते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही रिकॉर्ड करता है। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, कैपिटल नेचर का अमाउंट हो, दोनों को रिकॉर्ड करता है। आइए आगे ले चलते हैं, अब आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनकी हमको बार बार जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ा टर्म जो सबसे बार बार आपको रिपीट हो नजर आएगा वो है सब्सक्रिप्शन। मेंबर से मिलने वाले पैसे को कहते हैं, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है अक्सर उनमें बहुत सारे लोग मेंबर्स के रूप में काम करते हैं, जैसे ऑर्फनेज हो गया, हाँ हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इनमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका एक फिक्स्ड पैसा होता है जो लोग उनसे मांगते हैं, हम इन्हें कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सबसे मेजर सोर्स ऑफ कमाई उनकी इन्हीं से आती है, सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है मेंबर्स से मिलने वाला मंथली या इवन एनुअल पैसा, कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे, आप मेंबर बने रहेंगे। तो ये तो हो गया, तो ये एक रेवेन्यू नेचर की इनकम है। क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू मतलब रिकरिंग इनकम है, इसीलिए इस पैसे को आप शो करेंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो। और क्या ध्यान देना है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट इसकी बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करो, तो पैसा रिसिप्ट पेमेंट में भी रिसिप्ट साइड में आएगा क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है। अब आप बात करेंगे मुझसे लाइफ मेंबरशिप फीस की। ये वन टाइम, क्या वन टाइम मेंबरशिप फीस है। मेंबर बनना है, एक बार पैसे दे दो, जिंदगी भर का पैसा आपका मेरे पास आ गया। तो क्योंकि ये वन टाइम पैसा मिल रहा है, वन टाइम मतलब समझ गया ना, एक ही बार आपको मेंबर देगा पूरे लाइफ टाइम में, उसके बाद वो आपसे सर्विस लेता रहेगा। कोई क्लब है, हाँ कोई स्पोर्ट्स क्लब है, आप उस पर लाइफ मेंबर बन गए हो, तो अब एक बार लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी तो क्या बार बार पैसे दोगे? तो ये पैसा कैपिटल नेचर का है ना, रिकरिंग बेसिस नहीं है, तो इस पैसे को, इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। ये लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्ज। क्यों? क्योंकि अब आप एक बार पैसा ले चुके हो उस व्यक्ति से, अब आप जिंदगी भर उसको सर्विस देते रहोगे। हाँ वो अब आपके सोसाइटी का या आपके क्लब का या आपके इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना रहेगा, लाइफ मेंबर, है ना। चलिए, तो लाइफ मेंबरशिप फीस एक लायबिलिटी है, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होने वाला आइटम है, क्योंकि है ये कैपिटल आइटम, बार बार नहीं मिलने वाला है, वन टाइम मिलने वाला है। आइए दूसरा वर्ड आता है, कॉमन वर्ड आता है एंडाउमेंट फीस, या एंडाउमेंट फंड, फीस नहीं फंड। फंड, फंड वर्ड जब भी वर्ड आए समझ जाइए, कोई फंड है तो वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पैसा दिए गए, तो एक तरह का ये गिफ्ट है, एक तरह का ये रिसिप्ट है जो किसी निश्चित काम के लिए दिया गया है और आप उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर नेचर के काम के लिए उस फंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जब आपको कोई पर्टिकुलर काम दे दिया गया उस फंड के लिए, तो ऑब्वियस बात है ये बार बार नहीं मिलता होगा, और मिल भी रहा है तो एक निश्चित काम कर पाएंगे आप उसको अपनी मर्जी से। याद रखना, आपको एनपीओ बन के सोचना है, तो एनपीओ अपनी मर्जी से इसको कहीं और स्पेंड नहीं कर पाएगा। ये पैसा किसी निश्चित काम के लिए मिला है, कहीं और आप इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे, उस पर्टिकुलर काम के लिए अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है, आपके लिए एक लायबिलिटी बन गई है कि वही करो। जैसे फंड फॉर एम्बुलेंस मिला है, अब आप चाहेंगे कि इससे हाँ कुछ सामान और खरीद लें, नहीं, एम्बुलेंस ही खरीद पाएंगे। तो ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी है आपके लिए, नॉन रिकरिंग नेचर का पैसा है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट में जरूर दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में दिखा सकते हैं क्योंकि रिसिप्ट साइड में हर तरह के रिसिप्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, ये मेंबर के आने पर लगने वाला चार्ज है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स को कहती है जितनी बार आप आएंगे उतनी बार आप एंट्रेंस फीस मतलब अंदर आने का चार्ज, ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, बट इसे कैपिटलाइज कर दिया गया है। क्या चीज कैपिटलाइज कर दिया गया है आईएससी में। हाँ, आपके सिलेबस में इसको क्या करना है, इसको लायबिलिटी मानना है। लायबिलिटी
मतलब अब आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि ये कैपिटलाइज्ड फंड है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल नेचर का फंड है, मेंबर से मिलने वाला ये पैसा है, एंट्रेंस हो चाहे एडमिशन फीस हो, ये दोनों ही आप क्या करेंगे, लायबिलिटी में शो करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में शो करेंगे, पर इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम नहीं मानेंगे। आइए एक और नाम देते हैं जो बार बार आएगा वर्ड, डोनेशन। अब डोनेशन जनरल पर्पस के लिए अर्थात किसी पर्पस के लिए ना हो तो भी हो सकता है। अगर डोनेशन बिना किसी पर्पस के है, मतलब विदाउट पर्पस है, तो आपके लिए ये क्या है, इनकम है। आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं। हाँ यहाँ क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम है, ये बार बार मिल सकता है क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं है, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लिख दिया ये रेवेन्यू आइटम है, रिकरिंग आइटम है, इनकम है, आप क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। पर डोनेशन मिला है किसी निश्चित काम के लिए, अब मिला है डोनेशन फॉर वाटर सप्लाई, डोनेशन फॉर प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब आप इस पैसे को प्योर ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट में ही इस्तेमाल कर पाओगे, कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। क्या नाम है, स्पेसिफिक पर्पस। समझ गए? तो ये एक लायबिलिटी बन जाए, ये पैसा एक पर्टिकुलर काम के लिए ही मिला है, आपकी जिम्मेदारी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि फर्म उस पर्टिकुलर काम के लिए ही उस पैसे को इस्तेमाल कर पाए। रिसिप्ट तो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पैसा रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट है, पर ये रेवेन्यू आइटम नहीं है, बार बार नहीं रिसीव होता है, एक निश्चित काम के लिए रिसीव हो रहा है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसको नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। चलो आई एम वेरी श्योर अब आप समझ गए हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और आइटम्स हैं। एक वर्ड आता है लीगेसी। अरे लीगेसी क्या होता है? अब कोई व्यक्ति मरते वक्त किसी संस्था को, किसी अनाथालय को, किसी हॉस्पिटल को अपना घर दान करके चला जाता है, लिख जाता है अपनी वसीयत में, हम इसे कहते हैं विल। क्या हिंदी वर्ड होता है ना वसीयत, विल। अब विल में, वसीयत में लिख के गया अपनी प्रॉपर्टी की, मेरी प्रॉपर्टी को अनाथालय बना दिया जाए तो अब आप इस पर कुछ नहीं करना सकते सिवाय अनाथालय के, क्योंकि इससे मिलने वाली प्रॉपर्टी, इससे मिलने वाला फंड एक निश्चित काम के लिए है, तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, आपके लिए लायबिलिटी है। क्योंकि यह एनपीओ को पैसा मिल जरूर रहा है, रिसिप्ट लिख रहा हूं, आर कर रहा हूं, पर ये बार बार नहीं मिलता है, और मिल भी रहा है तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिल रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा दान किया गया है। मरने के पहले उसने अपनी वसीयत में, विल मैंने लिखा, विल मतलब जानते हैं ना, अपनी विश, इच्छा जाहिर करना, वसीयत में लिख के चला गया बाद में। अब ये पैसा एनपीओ को मिलेगा या ये प्रॉपर्टी एनपीओ को मिलेगी और उस पर्टिकुलर काम के लिए मिलेगी जिस काम के लिए उसने वसीयत में लिखा है, आप इसका कुछ और यूज नहीं कर सकते। अब कोई ओल्ड असेट है आपके पास, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, आपने बेच दिया है, अगेन आपने असेट कम कर दिया, आपने कोई असेट क्या कर दिया, बेच दिया, असेट डिक्रीज हो गया, ये भी एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बार बार आप कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई प्लांट नहीं बेचते हैं, तो ये एक नॉन रिकरिंग आइटम है। पैसा आएगा, रिसिप्ट जरूर होगा, रिसिप्ट जरूर होगा, पर आप इसको क्या करेंगे, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। हाँ, इस पे होने वाला इनकम, इस पे होने वाला इनकम आपने गेन किया, आपने जब बेचा कोई एसेट, उस पे गेन हो गया, तो इस पे होने वाला गेन या इस पे होने वाला लॉस, ये गेन और लॉस ऑन सेल, गेन और लॉस ऑन सेल जो हो रहा होगा, सेल ऑफ असेट हो रहा होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको रिकॉर्ड करेंगे जो इस पे होने वाला गेन होगा या लॉस होगा। गेन होगा तो आप इनकम मान लेंगे अपनी, क्योंकि ये गेन हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो इनको रिकॉर्ड करेंगे, और क्या रिकॉर्ड करेंगे, इन पे लगने वाला डेप्रीसिएशन, इस मशीनरी या इस एसेट को आप बेच रहे हैं, इस पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर में, एज एन एक्सपेंडिचर इन रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट इसकी जो बेचने की कीमत है, एग्जाम्पल देता हूं, 1 लाख की मशीनरी है, 1 लाख की मशीनरी है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो 10,000 आपका एक्सपेंस है, आप डेप्रिसिएशन शो करेंगे, ठीक है ना।
और अगर इसी 1 लाख की मशीन को जिसपे 10,000 का डेप्रिसिएशन है आपने बेच दिया उसको 80,000 में, तो 90,000 की मशीन थी, क्योंकि अब वैल्यू 10,000 घटाने के बाद है, पर आपने बेचा 80 में, अभी भी 10 का लॉस हो रहा है, तो लॉस भी आप शो करेंगे। पर बेचने की कीमत 80,000 आप नहीं शो, सेलिंग वाली प्राइस नहीं शो करेंगे 80,000, क्योंकि वो रिसिप्ट आइटम है, कैपिटल नेचर का आइटम है। समझ गए ना क्या अंतर है दोनों में? आइए, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो रहा हो, सेल ऑफ कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हो रहा हो, ये रेवेन्यू आइटम है, तो आप अपना इनकम मानेंगे। इसका मतलब है सेल ऑफ न्यूज़पेपर क्या लाखों का बिकता है क्या? अरे 200-400-500 का बेचता है कबाड़ी। या स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है? अरे पुराने बैट बॉल, ज़्यादातर जो क्लब्स होते हैं, खास करके स्पोर्टिंग क्लब होते हैं, उनके पास पुराने बैट बॉल बैडमिंटन्स है ना, रैकेट्स, ये बच जाते हैं खेल मिलने के बाद, तो उनको उन लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट का सेल नहीं है और ये ऐसे आइटम्स है जो रिकरिंग आइटम्स हैं उनके, इसीलिए इसके पैसे को, इससे मिलने वाले पैसे को इनकम मानेंगे, और इनकम मानेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है, अब आता है टर्म ऑनरेरियम। हाँ, एच साइलेंट है, ऑनरोरियम कह रहा हूँ। ऑनरेरियम मतलब होता है एक तरह का पेमेंट टू द नॉन मेंबर्स, एक तरह की पेमेंट टू द नॉन मेंबर। का मतलब क्या है पेमेंट टू नॉन मेंबर? अब कोई व्यक्ति है जो इस एनपीओ में आया है कुछ काम करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए बुलाया गया है, उसको आप पैसा दे रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल है, चलो एक एग्जांपल है, एक हॉस्पिटल है जो एनपीओ का काम करता है, उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया है। एक ऐसा केस आ गया है जैसे हार्ट में ब्लॉक आ गया बच्चे, हार्ट में होल आ गया बच्चे। अब इसके सर्जन को बेंगलोर से बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये एनपीओ है, सर्जन बेंगलोर से आ रहा है। अब वो सर्जन, वो डॉक्टर दया के नाम पर, लोगों के वेलफेयर के नाम पर आ जाता है, इलाज कर देता है, क्या उनको कुछ देना चाहिए? हाँ, उसको जो पैसा देते हैं वो ऑनरोरियम है। और एक्चुअली में ये पैसा उसकी सैलरी के बराबर तो नहीं देते होंगे, उसकी सर्विस के बराबर तो नहीं देते हैं, बट कुछ टोकन अमाउंट तो देना। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, आपका एक कॉलेज है, हाँ आपका एक स्कूल है, स्कूल एनपीओ वाला स्कूल है, जिसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है। अब ऐसे मैं कहूँगा ज़्यादातर आपके जो स्कूल्स हैं वो एनपीओ की तरह ही काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ, मैं आपके स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो मिशनरी स्कूल्स है बेसिकली वो इसी पर्पज़ पे काम कर रहे हैं। का मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सर्विस टू द सोसाइटी है। तो अब उसने बाहर से कहीं से एक्सपर्ट बुला लिया बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए। वो जो एक्सपर्ट आया, जो कि स्कूल का टीचर नहीं था, बाहर से आया, स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको 5,000 रुपीज़ दे दिया और काउंसलिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो पैसा दे रहे हैं क्या है? ये यही है ऑनरोरियम। अब समझ में आया ऑनरोरियम क्या होता है? तो जो मेंबर नहीं है उसको जो पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, बट क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोई स्पेसिफिक फंड मिल जाए। हाँ, टूर्नामेंट फंड मिल जाए, प्राइज फंड मिल जाए, वर्ड के आगे फंड जरूर लिखा होगा, तो कोई भी फंड मिल जाए। अब मैंने एग्जांपल दिया, टूर्नामेंट फंड मिल गया है ना, प्राइज फंड मिल गया, मैच फंड मिल गया, तो फंड हमेशा लायबिलिटी हो, क्योंकि फंड का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही फंड का यूज कर पाएंगे, कुछ और नहीं कर पाएंगे जी, कुछ भी और नहीं कर पाएंगे सिवाय उस फंड में उस पैसे का इस्तेमाल। तो बस इसीलिए वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है। याद रखिएगा, लायबिलिटी मतलब कर्ज होता है, और कर्ज मतलब आपके लिए एक जिम्मेदारी है, हाँ एक ऑब्लिगेशन है जो फर्म को फुलफिल करनी होती है। तो ये जो टूर्नामेंट का पैसा मिला है वो टूर्नामेंट के कामों में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने दे दिया है, मान लेते हैं किसी बड़े बिजनेस हाउस ने क्या किया, टूर्नामेंट कराने के लिए फंड दे दिया, मान लो टाटा कप, टाटा कंपनी ने एक टाटा कप स्पॉन्सर कर दिया, कहा टाटा का एक इंटर स्कूल मैच कराओ, ये लो 5 लाख रुपए टाटा की तरफ से टूर्नामेंट फंड। आओ एक फंड बेस्ड एक्टिविटी से समझाते हैं क्या हम कहना चाहते हैं, समझ में आ जाएगा अभी आपको। आइए, एग्जाम्पल दिया मैंने कि एक क्लब है, नाम है हाँ महिंद्रा स्पोर्टिंग क्लब, हाँ एनपीओ है, ठीक है, एक महिंद्रा स्पोर्टिंग क्लब है। अब उसको पैसे मिले हैं टूर्नामेंट कराने के लिए,
तो जो भी फंड बेस्ड एक्टिविटी होती है कहां शो करते हैं? लायबिलिटी में शो। सारी फंड बेस्ड एक्टिविटी आप लायबिलिटी में शो करते। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये सारा रिकॉर्ड लायबिलिटी में होगा। और कैसे होगा, आइए मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं, एक अज्यूम्ड एग्जांपल से दिखा रहा हूं। ये है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं टूर्नामेंट फंड का। तो क्या मिला है? टूर्नामेंट कराने के लिए फंड मिला है। हो सकता है इसका ओपनिंग बैलेंस भी रखा हो पुराना, तो वहां से स्टार्ट करिए। हो सकता है इसमें दिया हो इस हेडिंग के अंदर कि ओपनिंग फंड है इतना। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो टूर्नामेंट का फंड अज्यूम्ड करते हैं 1 लाख रुपीज आपके पास है, टूर्नामेंट का फंड रखा हुआ। और इस साल टूर्नामेंट के लिए डोनेशंस मिल रहे हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो जो जो इस फंड को इंक्रीज कराएगा क्या होगा? फंड बढ़ेगा, ऐड होगा। तो डोनेशन मिल रहा है, किस बात का डोनेशन मिल रहा है? टूर्नामेंट कराने का मिल रहा है। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना मिला? लेट्स अज्यूम 10,000 डोनेशन और मिल गया, प्लस कर दे। मान लेते हैं इस टूर्नामेंट में आपने कराने में टिकट्स बेची, सेल ऑफ टिकट्स कर दिया। हाँ, आपने इस टूर्नामेंट करवाया और टूर्नामेंट कराने में टिकट्स बेची, पब्लिक को टिकट बेची तो पैसा आया। तो सेल ऑफ, ये सब अज्यूम्ड एग्जांपल है मेरा, याद रखिएगा। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, अज्यूम करता हूं कि 20,000 की टूर्नामेंट की टिकट्स भी बिक गई। तो जो जो फंड को इंक्रीज करा रहा है ऐड ऑन करते जाओ करते जाओ। सारा ट्रीटमेंट जो कर रहे हो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करना है। कहां? लायबिलिटी कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये फंड बेस्ड एक्टिविटी है। अब पैसे कितने कलेक्ट हो गए? 1,30,000 फंड में जमा हो गए। अब हम फंड खर्चा भी करेंगे, जैसे प्राइजेस बांटेंगे, प्राइज फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट कराया तो उसमें प्राइज बांटी। अज्यूम करता हूं कि 50,000 का प्राइज बांट दिया। तो प्राइज बांटेंगे तो कहां से बांटेंगे? प्राइज बांटेंगे तो इसी टूर्नामेंट से निकाल के बांटेंगे ना, इस फंड से निकालेंगे प्राइज। तो 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे। अब हो सकता है आपने एक्सपेंसेस ड्यूरिंग टूर्नामेंट कराया, बढ़ेगा कैसा घटेगा? एकदम ठीक कह रहे हो, पैसा घटेगा। लेट्स से 30,000 टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं, तो जो जो फंड को घटा रहे हैं उससे माइनस करते जाएंगे और लास्ट में आप फिगर क्या शो करेंगे? लास्ट में आपका आंसर आएगा जो आपके पास बैलेंस बच रहा है। तो 1,30,000 आपके पास टोटल फंड था, 50 और 30 खत्म हो गया, आपके पास बैलेंस बच रहा है 50,000। तो 50,000 आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के अमाउंट में आपको लायबिलिटी साइड में 50,000 एज अ बैलेंस दिखेगा। इन सब का ट्रीटमेंट कहीं और नहीं करेंगे। ये जो डोनेशन, ये सेल, ये सब को आप क्या करेंगे? सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये फंड बेस्ड एक्टिविटी। क्या ऐसा ही प्राइस फंड के साथ हो सकता है? जवाब है हाँ, ऐसा प्राइस फंड के साथ भी हो सकता है। फंड बेस्ड एक्टिविटी हो, बस नाम के आगे फंड लिखा हो। हाँ, इनकेस फंड न लिखा हो तो क्या करेंगे सर? फंड नहीं लिखा है उसके नाम के आगे, मतलब वो फंड नहीं है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करिए। लिखा है मैच रिसिप्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख दीजिए, क्योंकि पैसा रिसिप्ट हो रहा है। लिखा है मैच फीस पेड, कर दो, पेमेंट कर दो, काम खत्म। फंड वर्ड आ गया, लिखा है क्लियरली मैच फंड, और उसके बाद लिखा है मैच रिसिप्ट, मैच एक्सपेंसेस। तो अब ये जो रिसिप्ट और एक्सपेंसेस है कहीं और नहीं जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं शो करेंगे, बल्कि इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो। अब मैच से जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि मैच फंड दिया होगा, तो सारे ट्रांजैक्शन कहां आएंगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएंगे। अब इनकम एक्सपेंडिचर में इसको शो। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, हाँ, इसमें भी एक रूल है, ट्विस्ट है। इनकेस मैच के फंड में आपके पास रखा है 10,000, फंड बोला मैंने, फंड बेस्ड एक्टिविटी है, तो मैच के फंड में आपके पास 10,000 रखा है, पर मैच एक्सपेंस 12,000 का है। अब क्या करोगे? फंड जितना था उससे ज्यादा खर्चा हो गया,
उस केस में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो, समझ गए ना? जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, आपको फंड मिला है 10,000 का और एक्चुअल खर्चा हो जा रहा है 12,000 का, तो फंड तो ज्यादा है नहीं आपके पास, तो अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रिकॉर्ड करोगे। अब आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो नहीं करो। और वरना मैंने कहा हर फंड बेस्ड एक्टिविटी जिसके नाम के आगे में फंड लिखा होगा और उससे जुड़े इनकम, उससे जुड़े एक्सपेंसेस, सब कुछ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो। क्लियर है? वेरी क्लियर है। आइए आगे ले चलता हूं और अगला टॉपिक ले चलता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, सबसे ज्यादा बड़ी इनकम सब्सक्रिप्शन ही है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेंबर्स देते हैं इस एनपीओस को। अब सब्सक्रिप्शन, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। लेट्स गिवन है यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, लिखा है टू सब्सक्रिप्शन, देखिए ध्यान से, टू सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर दिया हुआ है 2021 50,000, 2022 5,10,000 और 2023। अब आप ध्यान दीजिए, ये रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है, बस पैसा रिसीव हो रहा है, बस इसको रिकॉर्ड कर देता है। हाँ, 2023 का पैसा कितना रिसीव हो रहा है, 20,000। तो ये तो गिवन है आपके पास। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है इसमें से कि आपके बिजनेस में, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिजनेस मैंने वर्ड बोला, आपके एनपीओ में क्या जाएगा। जब हम एनपीओ बना रहे हैं, नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पर काम है एक्सपेंडिचर इनकम, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, इसका नाम उल्टा है, काम उल्टा है। तो यहां पर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, और क्रेडिट में आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको स्टार्ट यहां से करना है बाय सब्सक्रिप्शन। ध्यान ये देना है, जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू ये दी है आपके लिए, करंट ईयर फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 है, क्या चीज, 31 मार्च 2022 है आपका ईयर एंड, जो कि ये दिख रहा है। तो आपको सिर्फ इससे मतलब है 31 मार्च 2022। तो सर इन दोनों का क्या करेंगे, तो जितना भी रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसके अलावा दिख रहा है, करंट ईयर है, करंट ईयर का ये रिसिप्ट दिखाएंगे, इसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट है और ये फ्यूचर ईयर का रिसिप्ट है, दोनों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या मैंने कहा, इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर की इनकम को, करंट ईयर से इनकम को। तो इसका मतलब है अगर एडजस्टमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, यहां नहीं, रिसिप्ट पेमेंट में नहीं, एडजस्टमेंट में, बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो उसका दो ट्रीटमेंट करेंगे। क्या कह रहा हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तो रिकॉर्ड करेंगे इसको, इन दोनों को शो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है और ये फ्यूचर ईयर का, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स अज्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं स्टिल ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है फॉर करंट ईयर, तो आप इसको ऐड कर, क्या करेंगे, हाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ऐड कर दे। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर दिया होगा तो माइनस कर, ठीक है, क्या करना है, प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, करंट ईयर को ऐड करना है। क्या रूल एडवांस पे भी सेम अप्लाई होगा, नहीं,
एडवांस पे ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग, क्या चीज, आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है एडवांस, तो एडवांस इन दी करेंट ईयर होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, और एडवांस इन दी, जिसको हम प्रीपेड बोलते हैं, इन दी प्रीवियस ईयर होगा वो ऐड कर, ठीक रिवर्स करेंगे और बैलेंसिंग वैल्यू को बाहर लिखेंगे। ये सारी वर्किंग अंदर वाले कॉलम में होनी चाहिए, क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में, और बाहर कर देंगे। अब आप उसको याद कैसे करेंगे सर, ये कैसे याद करेंगे इतना सब? चलिए एक ट्रिक दे देते हैं, इसके लिए आप एक डायग्राम देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। हाँ, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इससे आप याद कर सकते। चलिए कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। इसके लिए डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और आपके लिए एक डायग्राम बताऊँ। ये रहा, अगर आउटस्टैंडिंग दिया है, ध्यान दीजिएगा, और आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का दिया है, तो आप क्या करेंगे जरा देखिए। तो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का दिया है, कलर थोड़ा सा दूसरा ले। आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन दी प्रीवियस ईयर, और अगर करंट ईयर का दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग तो ऐड करेंगे प्रीपेड के साथ, जिसको हम एडवांस के नाम से जानते हैं। हाँ, पेड इन एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं। तो एडवांस दिया हुआ है तो इसका ठीक रिवर्सल होने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर का होगा ऐड कर, करंट ईयर का प्रीपेड होगा तो माइनस। ध्यान दीजिए आपके पास, ध्यान दीजिए आपके पास ये चार वैल्यूज हो सकती हैं। ये चारों वैल्यूज कहाँ मिलेगी आपको? एडिशनल, कहाँ पर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तब इसका दो ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर मिलती है, जैसे कि यहाँ मिल रही है, जैसे कि ये और ये मिल रही है, का एक ट्रीटमेंट होगा, वो है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में के नहीं, बैलेंस शीट में। यहाँ पर जो लिखा है, जो प्रीवियस ईयर का पैसा है वो बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा, असेट में चला जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा है। ये जो करंट ईयर की लायबिलिटी है इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये पैसा अगले साल का है जो मुझे आज मिल गया है। समझ गए? तो अब इन दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर लिखा है एक जगह कर रहे हैं, पर ये ट्रीटमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा मिलेगा आपको, ये ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? दो जगह जाएगा। पहला ट्रीटमेंट आपने बैलेंस शीट में, सॉरी, पहला ट्रीटमेंट आपने कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैल्यू निकाल दी, जो बैलेंस बचा है ना वो लिख दिया अंदर। और दूसरा ट्रीटमेंट इन्हीं का क्या करेंगे आप? बैलेंस शीट के असेट साइड में या लायबिलिटी साइड में करें। आउटस्टैंडिंग आपके लिए असेट होता है क्योंकि पैसा मिलने वाला होता है। हाँ भाई, ड्यू है, पैसा सब्सक्रिप्शन का ड्यू है, मिला नहीं है, आपके लिए असेट है। प्रीवियस ईयर का अगर होगा तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाना, और करंट ईयर का होगा तो करंट ईयर का बनाना। अब पहचानेंगे कैसे प्रीवियस ईयर की करंट ईयर है? अरे भाई, जो छोटा नंबर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा, जो बड़ा नंबर होगा करंट ईयर होगा। 2021 2022 दिया हुआ है, 2 साल दिए हैं, तो 21 आपके लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर। और 22 क्या होगा? समझ गए? आपको ध्यान देना है इस चीज का। आइए आपको कुछ और आगे बता देते हैं जो आपको अब हेल्प करने वाला है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएं। आइए बेसिक रूल्स बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पास गिवन होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या दिया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब जैसा कि नाम है, ये कैश बुक की तरह है, इट इज़ लाइक अ कैश बुक, और ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस, यूजुअली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक हो सकता है यहाँ पर। और क्या हो सकते हैं? रिसिप्ट साइड में सारे रिसिप्ट्स होंगे। अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यहाँ लिखा है, ठीक है। कोई फर्नीचर बेच रहे हैं तो वैल्यू यहाँ लिखिए, लिखा है टू, रिसिप्ट है मतलब जरूर क्या कर रहे हैं? फर्नीचर हम बेच रहे हैं। और कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, यहाँ लिखा है। तो जितने भी इनकम आ रहे हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और हम कर देंगे क्या? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेमेंट्स, हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने पेमेंट किया स्टेशनरी का, क्या होगा? हमने पेमेंट किया
रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस दिया, हमने इक्विपमेंट परचेज कर लिए, इक्विपमेंट खरीद लिया, पेमेंट कर दिया, हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिखा दिया लास्ट में, तो ये सारा आपके पास गिवन होगा। हाँ, ये गिवन होगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाना है और क्रिस क्रॉस कर, क्या कहा, क्रिस क्रॉस करना है। कैसे करना है क्रिस क्रॉस, इसके लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, क्रिस क्रॉस करने के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पर काम क्या है, काम क्या है, मैंने बताया था नाम और काम उल्टा है। काम इसका क्या है, पहले आप एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर इनकम बनाएंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम का रूल चलेगा। और क्रॉस चलेंगे, क्रॉस चलेंगे मतलब अब आपका स्टेशनरी है, इधर आ जाएगा टू स्टेशनरी। क्यों स्टेशनरी आ जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का, रिकरिंग नेचर का अकाउंट है। रेंट है, जरूर लिखेंगे टू रेंट। बट जैसे ही यहाँ पे लिखा मिलेगा इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का पेमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, पे कब करेंगे, इक्विपमेंट के लिए पैसा कब देंगे, जरूर इक्विपमेंट खरीद रही होगी फर्म, तो मैं परचेज का आइटम या रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। और यहां पर कौन सा रिकॉर्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल नेचर का अकाउंट रिकॉर्ड, इसीलिए यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका इक्विपमेंट का पैसा यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लोजिंग कैश नहीं होगा, ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये भी कहां जाएगा, अगेन बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड। आइए इस तरफ आते हैं, इधर देखिए, फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, अगेन ये ओपनिंग कैश है, तो ये पैसा भी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। पर कौन सी बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और रिसिप्ट में जो दिया इंटरेस्ट रिसीव है, ये रिकरिंग इनकम है, नॉमिनल नेचर की इनकम है, बार बार मिलने वाली इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव जरूर दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिखाएंगे। और अगर इंटरेस्ट कोई आउटस्टैंडिंग होगा और मिलने वाला होगा तो उसमें ऐड भी करेंगे। अब यहाँ लिखा है फर्नीचर, ये जो फर्नीचर दिखा रहा है इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करेंगे। क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं फर्नीचर का पैसा, तो फर्नीचर रिसिप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर फर्नीचर को क्या कर रहे होंगे, हम लोग सेल कर रहे होंगे, तभी ना कैश रिसिप्ट हो रहा होगा। और सेल कर रहे होंगे तो इसका मतलब है आपके फर्नीचर क्या हो जाएंगे, बैलेंस शीट से कम हो जाएंगे। क्यों, फर्नीचर आपने बेचा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, पैसा तो बढ़ेगा, कैश तो आया क्योंकि रिसिप्ट दिखा रहा है, पर फर्नीचर तो गया, तो ये भी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, असेट साइड में कम हो जाएगा। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रिकरिंग आइटम रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इनकम मिल रही है, आप इनकम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे रेवेन्यू नेचर की इनकम, जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रही है, हाँ लोगों का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, कोई ग्रांट मिल रहा है, वो दिखा देंगे। पर फंड बेस्ड एक्टिविटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, कोई भी एंट्रेंस फीस, एडमिशन चार्जेस नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा वो नॉन रिकरिंग नेचर का ट्रांजैक्शन। तो एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एनपीओ आपके साथ हमने कर लिया है, हम आपके साथ करेंगे इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, इस पर टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। बट शर्त एक ही है, अगर आपने लाइक नहीं किया, आपने मुझे एनकरेज नहीं किया, तो मैं और क्वेश्चंस नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए बेस्ड आपके साथ क्वेश्चंस करें, आपको न्यूमेरिकल्स के साथ इसके साथ क्लियर करें, तो आपको लाइक करना होगा अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, क्योंकि क्लास 11 के मेरे रॉक स्टार्स, हाँ मेरे रॉक स्टार्स रियली रॉक स्टार्स हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहा है। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने शेयर नहीं किया, हाँ मेरी मेहनत मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेकार जा रही है, क्योंकि आपके शेयर के बिना, यस आपके अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर के बिना मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। तो प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं आपके लिए ढेर सारे, आपके एक सब्जेक्ट्स नहीं, आपके हर मेजर सब्जेक्ट्स के कंटेंट बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, बाय फ्रॉम नाउ, टेक केयर।